Namaskar. I, Dr. Abhishek Tiwari, again welcome you all in exploring concepts and physics. So, उम्मीद करता हूँ कि न्यूटन्स रिंग हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था, फर्स्टली पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी उसके फॉर्मेशन की। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने निकालना सीखा था डायमीटर, किसी भी nth ब्राइट या डार्क फ्रिंज का डायमीटर क्या होगा। और अब आज के इस लेक्चर में हम लोग कंक्लूजन पर आएंगे। जैसा मैंने बात की थी कि हम लोग एनालाइज करेंगे कि डिफरेंट केसेस की, और वो केसेस हैं हमारे यहाँ पर इफेक्ट कि अगर हम कुछ सर्टेन इफेक्ट्स को यहाँ पर देखना चाहें तो सबसे पहला इसमें हम लोगों ने लिया है फ्रिंज स्पेसिंग की बात करने जा रहे हैं। इफेक्ट क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिंग का, यानी जो हम लोग वैल्यू लेते थे n, वो n ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर इस ऑर्डर को अगर हम लोग चेंज करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ये ऑर्डर बढ़ता जाए तो फ्रिंज की स्पेसिंग्स पर क्या असर पड़ता है, इसको हम लोग देखेंगे अपना पहला केस मानकर। तो अगर हम लोग यहाँ पर सपोज dn+1 एंड dn आर द कंसेक्यूटिव डार्क रिंग्स, तो इनके बीच की स्पेसिंग क्या हो जाएगी। डायमीटर ऑफ डार्क रिंग का फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिया था, इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ लिख दें तो थोड़ा आसानी होगी आपको समझने में। ये आया था √2 लैम्डा r इंटू 2n। तो अगर हम लोग सारी चीजों को एक सेट असाइड कर दें तो डायमीटर ये कांस्टेंट हो गया k, तो डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स √n, और सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो k इंटू √n, और n+1 के लिए क्या हो जाएगा k √n+1। इनको अगर हम घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमें फ्रिंजेस, दो डार्क डायमीटर जो रिंग है उनके डायमीटर को अगर हम यहाँ सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच की स्पेसिंग पता चल जाएगी हमें। अब अगर हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी इस तरीके से सो ऑन डार्क फ्रिंजेस को लेते जाएं, यानी हम n के वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं, n को 1 ले लें, n को 2 ले लें। इफ द ऑर्डर ऑफ दिस फ्रिंज इज इंक्रीज्ड, देन व्हाट वी सी कि d2 माइनस d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 - 1। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट की वैल्यू 1.414 माइनस 1, तो ये समथिंग 0.414। सिमिलरली अगर हम d3 माइनस d2 लें तो k टाइम्स ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। तो अगर हम √3 और √2 की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें, √3 माइनस √2, ये आ रहा है हमारा 0.317। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम √5 माइनस √4 करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.2360। यहां देखने पे क्या पता चल रहा है कि एज द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज इज इंक्रीजिंग, द स्पेसिंग इन बिटवीन द फ्रिंजेस आर डिक्रीजिंग। पहले 0.414, फिर 0.317, फिर 0.2360। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अपने पहले केस से कि जब भी हमारा डायमीटर, अगर हम ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो फ्रिंजेस के बीच की स्पेसिंग है वो स्पेसिंग हमारी घट जाएगी। तो नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं। सेकंड केस हमारा है कि मान लीजिए अगर हम इस ग्लास प्लेट के नीचे एक मिरर रख देते हैं, तो इस केस में हमारा क्या होगा, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग दिस मिरर। अगर हम यहाँ देखें तो रिफ्लेक्टेड रेज का एक अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जिसकी हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस की, और ट्रांसमिटेड रेज जो होंगी उनका अपना एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। लेकिन अगर हम एक मिरर यहाँ पर रख देंगे तो जो ट्रांसमिटेड रेज हैं वो भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और इस तरह से दो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न और ट्रांसमिटेड लाइट के द्वारा बनाया गया इंटरफेरेंस पैटर्न, दैट मीन्स कि न्यूटन्स रिंग in reflected light and Newton's ring in transmitted light, since both are complementary to each other, they will be superimposed and a general illuminance will be observed, or we can say there is two systems of interference pattern
due to reflected and transmitted were superimposed to give uniform thickness. So this was the effect 2 of placing a mirror below our Newton's ring arrangement. Now तीसरा effect हमारा क्या होगा? Suppose यहाँ पर अगर हम लोग ये ग्लास प्लेट को हटाकर एक दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा दें इन प्लेस ऑफ दिस ग्लास प्लेट, जिसमें पहले वाले लेंस की अगर हम मान लें रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, दूसरा जो लेंस हमने लगाया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इन सच अ वे एज शोन इन दिस फिगर, तो विच इज हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, क्या होगा यहाँ पर इफेक्ट? इनिशियली जब ये ग्लास प्लेट थी तो हम कह सकते हैं कि थिकनेस जो हमारी एयर फिल्म की थी वो T1 थी। ग्लास प्लेट को हटाया और इस लेंस को लगा दिया तो एक थिकनेस T2 यहाँ पर और बढ़ गई, तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी थिकनेस क्या हो गई? T, और ये T क्या होगा? रिजल्टेंट होगा T1 और T2 दोनों के सम का। तो यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला देखें जो हम लोगों ने निकाला था कि थिकनेस T के लिए Rn²/2r, ये फॉर्मूला आया था। T1 के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Rn²/2r1, जहां पे R1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है पहले लेंस का, और R2 के लिए मतलब सेकेंड लेंस के लिए हम लोग यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 रख देंगे, तो ये T2 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों ही वैल्यूज को जब हम रिजल्टेंट थिकनेस निकालना चाहें तो T1 प्लस T2, जिससे ये क्या हो जाएगा? T इज इक्वल्स टू Rn²/2 1/R1 प्लस 1/R2. So this is the case when we replace this glass plate by a plano convex lens. Now let us come to the other case जहाँ पे हम लोग इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बजाय प्लेनो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो जब प्लेनो कॉनकेव लेंस हम ले लेंगे उस केस में अगर हम यहाँ देखें एनालाइज करें तो ये नीचे ग्लास प्लेट को हमने हटाकर क्या ले लिया है? प्लेनो कॉनकेव लेंस। इनिशियली हमारी जो थिकनेस थी जब ग्लास प्लेट रखा था तो थिकनेस थी T1, देन आफ्टर ये T2 थिकनेस इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गई, तो रिजल्टेंट जो एयर फिल्म की थिकनेस बची अब वो सिर्फ ये रहेगी। तो यानी अगर हम लोग एक ग्लास प्लेट को यहाँ अरेंजमेंट से हटाकर कॉनकेव लेंस लगा रहे हैं तो इस कॉनकेव लेंस के लगाने से हमारी जो थिकनेस है ये एयर वेज शेप फिल्म की यहाँ पर वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि रिजल्टेंट अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2, जहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट करके कॉमन ले लें Rn²/2 तो 1/R1 माइनस 1/R2, where R1 and R2 are the radius of curvature of lenses. R1 is the radius of curvature of convex lens and R2 is the radius of curvature of concave lens, which we have used. Now let us move to the other case. इस केस में हमने जो लेंस था हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, बहुत हल्का सा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एयर वेज से फिल्म की थिकनेस 0 हो रही थी अब वो 0 नहीं होगी। हम यहाँ कह सकते हैं एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पहले O था, O T जो है वो हमारा 0 नहीं है। इससे जो होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सबसे पहला ये कि ऑर्डर ऑफ रिंग एट अ गिवन पॉइंट विल इंक्रीज, सेकेंडली द रिंग्स विल कम क्लोजर, and the third thing, the center will now not be definitely dark as the thickness is now not 0. Sixth case हम लोग जो यहाँ इफेक्ट को एनालाइज करने जा रहे हैं, इसमें अगर हम कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ सम लिक्विड स्प्रिंकल कर दें, इस ग्लास प्लेट के ऊपर छिड़क दें, तो जो ये लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में फिल्म एयर की अभी तक बन रही थी, अब उस स्पेस को कौन ऑक्युपाई कर लेगा? लिक्विड। और लिक्विड के द्वारा ये स्पेस ऑक्युपाई होने की वजह से हमारा जो यहाँ पर फिल्म बनेगी वो लिक्विड की फिल्म बन जाएगी। तो इस केस में अगर हम डायमीटर निकालना चाहें
तो डायमीटर का फॉर्मूला जो है वहाँ dn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4n लैम्डा r आया था। इस म्यू का यहाँ पर एग्जिस्टेंस फिर से आ जाएगा क्योंकि एयर के लिए हम लोगों ने म्यू को 1 कर दिया था। तो अब यहाँ पर ये म्यू आ गया। अगर एयर में देखें तो हमारा फॉर्मूला था dn स्क्वायर एयर इज इक्वल्स टू 4n लैम्डा r। इन दोनों इक्वेशंस को अगर देखें तो इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा डायमीटर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सेम फ्रिंज इन एयर अपॉन अंडर रूट म्यू। That means the diameter of the rings will decrease and the fringes, or we can say the rings, will come closer. In this next case, number 7, what will be the effect of using a visible light or white light in place of monochromatic light? So whenever we will be using white light in place of monochromatic light, all the 7 constituent colors of white light will form their separate interference pattern or separate Newton's ring pattern, which will be seen as colored patterns. So this was all about the different effects or different conditions in which we have analyzed that what will be the interference pattern by this air wedge shaped film formed in between the plano-convex lens and glass plate. In other words, we can say what will be the effect of certain other conditions on Newton's ring. Now we will be taking some important applications of Newton's ring which are having a practical importance. So first importance is determination of wavelength of light used. By this Newton's ring experimental arrangement, we can determine the wavelength of any light source। और यहाँ पर हम लोग पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं कि सोडियम लाइट के वेवलेंथ को हम लोग यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग का फॉर्मूला dn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4n लैम्डा r। n प्लस pth डार्क रिंग यानी p रिंग्स को छोड़कर अगर हम लोग n प्लस pth रिंग के डायमीटर की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4n प्लस p लैम्डा r। तो सब्सट्रैक्ट करें अगर इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, वी विल बी गेटिंग dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4n लैम्डा r प्लस 4p लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r। दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p लैम्डा r। कीपिंग लैम्डा एट वन साइड एंड पुटिंग ऑल द अदर क्वांटिटीज on the other side of equation, we will be finding the wavelength of sodium light by this Newton's ring experiment. तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारा, इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी भी लिक्विड का। जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस केस में बात की थी कि अगर ग्लास प्लेट और लेंस के बीच में हम कुछ ड्रॉपलेट्स किसी लिक्विड के स्प्रिंकल कर दें तो जो हमारी एयर फिल्म के बजाय वहाँ पर देखेंगे कि लिक्विड फिल्म क्रिएट होगी। तो पहले अगर हम देखें डायमीटर का फॉर्मूला nth और n प्लस pth रिंग के लिए क्या होगा, एयर में dn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4n लैम्डा r इक्वेशन नंबर 1, dn प्लस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4n प्लस p लैम्डा r इक्वेशन नंबर 2। सब्सट्रैक्ट करें अगर हम यहाँ पर इन दोनों को तो हमें मिलेगा कि dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर फॉर एयर इज इक्वल टू 4p लैम्डा r। अगर यही चीज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिक्विड का म्यू है उस केस में हम डायमीटर के फॉर्मूले को देखें तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अब एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, अगर डिवाइड कर दें हम इक्वेशन नंबर 3 को बाय इक्वेशन 4 तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा और ये हो गया हमारा म्यू इज इक्वल्स टू dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इन एयर अपॉन dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इन लिक्विड। So this was all about the applications and the effect of different things on Newton's ring interference pattern. Hope you have enjoyed the video
In our next video, we will be talking about the numericals which come in our syllabus of different graduate and undergraduate courses. So keep watching and stay with us for our next video on numericals. Thanks.